नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित कहानी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। निधन हुआ 4 अप्रैल 1987 में। जन्म स्थान कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। मूल निवास करतारपुर, पंजाब। माता पिता व्यंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे इनके पिताजी। शिक्षा प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, मैट्रिक 1925 में पास किए। पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर 1987 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 फोरमैन कॉलेज लाहौर पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में, एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध। लाहौर से क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई। ठीक है, तो भाषा ज्ञान संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। व्यक्तित्व एवं स्वभाव: सुंदर लंबा गठीला शरीर, सुरुचि सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता इनके व्यक्तित्व में समाहित थे। एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी, कम बोलने वाले लोग थे। अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध है। मित भाषण मतलब कम बोलना, अच्छे लोगों की पहचान होती है। मैंने भी देखा है, बहुत सारे अच्छे लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे कुछ बकवास भी करते हैं, लेकिन कम बोलने वाले लोग जब भी बोलेंगे तो अच्छी बात ही बोलेंगे। तो अगर आपको मेरी जो सलाह है ये अगर मानने का मन करे तो ये है कि कम ही बोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति वह ज़्यादा नहीं बोलता। ठीक है, तो कम बोलना ही ज़्यादा श्रेष्ठकर है। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला। अभिरुचि: बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता। ये पर्यटन करते थे, अध्ययन तो करते ही थे, बागवानी करते थे और प्रकार के काम करते थे। फोटोग्राफी, ये अच्छे फोटोग्राफर भी थे। हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भारतीय ज्ञानपीठ, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए। पत्रकारिता की उन्होंने। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक, नवभारत टाइम्स, व्हाट थॉट, वॉक, एवरीमैन्स अंग्रेजी में संपादन। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू की। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित। 1930 के बाद नियमित लेखन। विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि कहानी संकलन। शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, नदी के द्वीप 1952, अपने अपने अजनबी 1961, सभी उपन्यास। उत्तर प्रियदर्शी 1967, नाटक। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर, क्षणभर, बावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा मछली उछली,
यात्रा साहित्य त्रिशंकु, आत्म नेपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, सरस्वती, संवत्सर आदि। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित ग्रंथ हैं। शरत चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद किया। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोड़ा का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। साहित्य की अनेक विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी इनका अवदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की है, जिसमें नस्ल, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। नवाचार, नया स्टाइल, नवाचार इन्होंने किया था साहित्य के लेखन में। साहित्य में लेखन के अतिरिक्त संपादन, निर्देशन, अभिप्रेरण, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने अपनी सृजनात्मकता को विस्तार दिया है। उनमें पूरा का प्रतिनिधित्व करने वाली उनमें युग का प्रतिनिधित्व करने वाली सांगठनिक क्षमताओं से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। अज्ञेय का जीवन और साहित्य, जो घनिष्ठ रूप से परस्पर संपृक्त है, विशेष व्यक्तित्व से संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण है। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही। कारावास और जेल यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी। वे आजीवन सैलानी रहे। रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। हिंदी में शायद ही ऐसा कोई लेखक कलाकार हो जिसकी अज्ञेय की तरह परस्पर असंबद्ध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता हो। प्रतिभा, रुचि और शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और एकान्विति संघटित हुई और वे विलक्षण लेखक बन गए। इस प्रकार से हमने देखा है, अब तक जिन लेखक के विषय में भी पढ़ा, इनको लेकर के भी उन सबों में एक खूबी है कि वो पढ़ाकू, घुमक्कर होते हैं और इस प्रकार से जीवन में एक व्यापक अनुभव अर्जित करते हैं। तो साहित्य तभी लिखा जाएगा जब आपके पास में जीवन की गहरी समझ हो, गहरा अनुभव हो। कथा साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञेय की भूमिका निर्णायक रही है। कहानी को महज किस्सा, व्याख्यान और इतिवृत्त के धरातल से ऊपर उठाकर एक कसे हुए अंतर्गुम्फित कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वालों में अज्ञेय अग्रणी रहे हैं। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय को दिया जाता है। ये देखिए, सबों से हटकर के इनमें यह है कि ये जैनेन्द्र से इनकी तुलना हुई किस बात में, तो मनोवैज्ञानिक। ये सिर्फ ऊपरी प्रवृत्ति को ही, पात्रों की जो बाहरी एक्टिविटीज़ हैं, व्यवहार होते हैं पात्रों के बाहरी, उनको तो माना ही, उसके अलावा उसके मन में क्या चल रहा है, मनोवैज्ञानिक धरातल पर पात्रों की समस्याओं की समझ लेखन में उभारना, ये अज्ञेय की खूबी रही। इस मामले में इनकी तुलना जैनेन्द्र कुमार से होती है। इसके साथ ही बौद्धिकता, नैतिक, वैचारिक सजगता और कलात्मकता भी अज्ञेय ने हिंदी कथा में जोड़ी। अज्ञेय ने हिंदी कहानी के
कि विकास का प्रारूप क्या है, विकास का प्रारूप अपनी कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया। बिना अज्ञे के नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। नई कहानी एक धारा है कहानी लेखन के क्षेत्र में। इसमें अज्ञे की बहुत बड़ी भूमिका है। इनके बगैर तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अज्ञे के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है। ये 1934 में इसका शीर्षक था गैंग्रीन। तो गैंग्रीन का मतलब क्या होता है? गैंग्रीन का मतलब होता है कि एक घाव हो जाए किसी ऑर्गन में जिसका इलाज संभव नहीं है, गैंग्रीन हो जाता है, तो उसके अंग को काट के ही हटाना पड़ता है, नहीं तो रोगी मर जाएगा। तो गैंग्रीन बहुत भयंकर बीमारी, भयंकर घाव जिसका इलाज संभव नहीं, तो उसे उस अंग को ही काट करके रोगी के शरीर से अलग किया जाता है, तब उसकी जान बचती है। तो 1934 में कहानी लिखी थी इन्होंने, वो नाम है, उसका शीर्षक है गैंग्रीन। तो बाद में उसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया और उसी कहानी को बदल करके लेखक ने उसका टाइटल बदल दिया, बाद में कर दिया रोज। वह प्रेमचंद के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एकाकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसको देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन कब ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो। प्रसंगवश मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूति पूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। क्या है ये अंतिम ये पैराग्राफ? तो इसमें ये लिखा है कि इस कहानी का पूरा थीम है, वो है कि कहानी का मुख्य पात्र है मालती। तो कहानी का पहले नाम था गैंग्रीन, जो असाध्य घाव हो जाने से अंग को काट के अलग करते हैं, उसको कहते हैं गैंग्रीन। और बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया रोज। रोज का अंग्रेजी मीनिंग है डेली, प्रतिदिन हिंदी में। तो रोज एक ही काम करते रहने से कैसे व्यक्ति का जीवन ऊब और थकान से भर जाता है, ये इस कहानी का मुख्य बिंदु है। मतलब जीवन में ताजगी चाहिए, जीवन में गति चाहिए। अगर आप एक ही कार्य लगातार करते रह जाओगे, वही जीवन शैली बन जाएगी, तो आप एक मृत व्यक्ति की तरह हो जाते हैं। जिंदा रहकर भी आप में कोई स्फूर्ति नहीं रहती। पता है कि लाइफ एकदम सेट है। तो इसमें मालती जो हीरोइन है, नायिका है, उसका पति एक चिकित्सक है, डॉक्टर है। तो वह 11 बजे तक अपने क्लिनिक में रहता है, सुबह में जाता है। तो उस पूरा पीरियड में, पूरा दिन में, सुबह से लेकर के 11 बजे रात तक मालती अपना घर, एक लड़का है उसको, तो वो लड़का क्या है, तो वो भी एक बीमार जैसा रहता है, रोता रहता है। और मालती के जीवन में और कुछ नहीं, पूरा घरेलू काम पूरा दिन करना है, अकेले बैठा रहना है, पति का इंतज़ार जब तक वो रात में 11 बजे आए नहीं तब तक। तो इस प्रकार से ये घरेलू महिला का जीवन कितना बोझिल है। कहीं ना कहीं आपको, जो आपकी माता जी हैं, आपकी बहन हैं, चाची हैं, घर में जो लोग काम करती रहती हैं दिन रात, उनका जीवन कितना बोझिल होता है, कितनी ऊब होती है उनके मन में। वो भी चाहती हैं कि बाहर कहीं घूमने जाएं, कुछ ताजगी जीवन में आए, कुछ स्वच्छ हवाओं का संचार हो। तो ये सब अनुभव है। तो ये कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण, नारी को मजबूत बनाना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि स्त्रियों को दबा करके रखा गया। कुछ ऐसी परंपरा विकसित हुई जिसके कारण स्त्रियां परिवार में दबी हुई मालूम पड़ी। तो उनको मजबूत करना है। तो कहीं ना कहीं स्त्री मालती है, जो नायिका है, उसके मनोभावों को दिखा करके लेखक ये दिखाना चाहता है
कि स्त्री का जीवन कितना तपोमय है और कितनी ऊब और थकान एक मध्यवर्गीय स्त्री के जीवन में होती है। तो वही दिखाना है इसमें कि स्त्री का जीवन कितना दुखी, कितना ऊबन से भरा हुआ, कितनी परेशानी। तो ये ताजगी का अभाव, ये चिकित्सक की पत्नी है, वो परेशान है मालती, उसके जीवन में एक रेगिस्तान जैसा मालूम पड़ता है सब कुछ, एक बेटा भी है, लेकिन एक फिक्स्ड लाइफ रूटीन की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, कहीं कोई नयापन नहीं है उसमें। तो जीवन में नयापन का भी कितना बड़ा महत्व है, ये अगेन अपनी इस कहानी से बताना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने इस कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझा। तो इसके बाद हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, तो ये एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि इस कहानी को स्टार्ट कर देता हूँ, 1-2 पन्ना आज कर लेते हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में बाकी को करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए विजय मोहन सिंह ये क्या कहते हैं अज्ञे के विषय में। तो रोज अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत वैयक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्य वर्ग की पारिवारिक एक रस्ता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है, वह इस युग की कहानियों में विरल है। ये स्त्री का मौन, स्त्री का एकाकीपन, पारिवारिक स्त्री का एकाकीपन इस कहानी का मुख्य थीम है, जो केवल मालती का नहीं है जो इसकी नायिका है, बल्कि सभी नारियों का जो इस तरह की ज़िंदगी जीती हैं, उनका जीवन ऐसा है, बोझिल है, दुखी है। तो वहाँ रोशनी डालना ये कार्य किया अज्ञे ने इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। रोज का मतलब ये कि रोज काम करना, एक रोज बन गया, रोज एक जीवन शैली हो गई, कुछ नयापन नहीं, वही बस रोज करना है, वही टाइम, वही वक्त, वही काम, वही इंतज़ार, वही ऊब, कभी हंसने का अवसर नहीं, कभी खिलखिलाने का अवसर नहीं, कभी स्वच्छ हवा में सांस लेने का वक्त नहीं। तो ये बाजा बज रहा है हमारे यहाँ, ये लोग बजाने जा रहे हैं, मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं विश्वकर्मा भगवान की। इसी की कुछ आवाज़ आपको इसमें आ रही होगी वीडियो में। तो मैं खुले में बैठ कर के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, दरवाजे पर नहीं, अपनी छत के ऊपर आराम से। तो मैं खुले में ही बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। ये मालती के घर में लेखक जाते ही उसे गुमसुम जैसा वातावरण मालूम पड़ता है, जैसे किसी शाप की छाया हो। जीवन में कुछ गुलामी जैसा महसूस होने लगे जब, चाहे वो दिनचर्या के नाम पर ही क्यों ना हो, चाहे वो आज्ञाकारी होने के नाम पर ही क्यों ना हो, जब आपको लगे कि आप आज़ाद नहीं हैं, गुलाम हैं, तो लगता है कि वह जैसे किसी को शाप मिल गया हो। तो मालती के घर में जाते ही लेखक को एक शाप का एहसास हुआ। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। मालती के घर पर लेखक गए तो वहाँ ऐसा दृश्य वे पाए कि अकथ्य, जो कहा नहीं जा सके, अस्पृश्य, जिसको आप छू नहीं सकते हो, लेकिन वह एक ऊब, एक थकान, एक परेशानी, एक खुशी की कमी का एहसास वहाँ हुआ। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ। फिर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? वे मतलब उनके पति, मालती के पति के विषय में पूछा मैंने। डॉक्टर साहब अभी आए नहीं हैं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं बीच में। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा
आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई मुँह हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। सख्य का मतलब मित्रता का। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, ऐसे होते हैं रिश्तेदार, बहनें होती हैं, भाई होते हैं ऐसे जिनके साथ बचपन में आप खेलते हैं, और एक रिश्ता बहुत आगे तक बढ़ जाता है। बाद में शादी ब्याह दोनों की हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एक अपनापन का एहसास सब दिन होता है वैसे व्यक्ति के साथ। तो इकट्ठे लड़े और पिटे हैं। हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। सख्य की, दोस्ती की, अपनापन की। दोस्तों में क्या होती है, स्वेच्छा होती है और स्वच्छंदता होती है। कोई छुपाव नहीं होता, दुराव नहीं होता। कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। भ्रातृत्व या बड़े छोटे के बंधनों में ना घिरे उस रिश्ते को बोलते हैं दोस्ताना रिश्ता। तो मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान आया मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ और कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हाँ, यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर लीं। फिर भी मैंने देखा उन आँखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। उसके मन में पहला दिन याद जरूर है जब वो लेखक के साथ स्वच्छंद जीवन जिया करती थी, लेकिन अब शादी के बाद वह बंधनों में है। वह संभव नहीं है।
इसलिए वह अनुभव, वह जीवन, अब वह बीते हुए दिनों की बात है। वह चाहकर भी वहाँ लौट नहीं सकती, उस स्वच्छंदता को प्राप्त नहीं कर सकती। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फ़ोटो में उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। वह उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताते हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। वो भी ऊब चुके हैं अपने उस रूटीनगत काम से। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोककर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है यह चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा लो, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 सड़कें ठीक है। तो ये 57 से मैं इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। इंतज़ार करें इसके बाद वाले वीडियो का, बहुत जल्दी, आज नहीं तो कल आ जाएगा। और इसको पढ़ें, इसके लिए धन्यवाद।